सर एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट मैं आज आपको बताऊंगा। उड़ान एसआईपी से आप बच्चे के भविष्य के लिए कैसे 4 करोड़ रुपए जोड़ सकते हैं। 18 साल का वेट करेंगे जब वो एग्जैक्टली 50 साल के हो जाएंगे। टोटल होराइजन हो गया 25 साल का, जिसमें 7 साल निवेश किया, 18 साल वेट किया, 50 साल की उम्र में होगा 7.25 करोड़। मेरे एक गुरु हैं, वो कहते हैं कि कंपाउंडिंग में 20 साल लगते हैं बट इसको समझने में 25 साल लगते हैं। एक बढ़िया बात बताता हूँ सर, कोई 30 साल का भी अगर निवेशक है आपके चैनल पे, तो अगर वो एक 50,000 रुपए की एसआईपी लगाता है फॉर 20 ईयर्स, अगेन उड़ान एसआईपी लगाएंगे 10% इंक्रीमेंट 20 साल में, 30 साल का आदमी आराम से 50,000 रुपए बचा सकता है। 20 साल की एसआईपी लगानी पड़ेगी, इंक्रीमेंट एसआईपी। 50 साल की उम्र में उसके पास 10 करोड़ होंगे। कमाई करोड़ों की हो फिर भी क्या आप सच में अमीर हैं? 1 करोड़ की एफडी आपको सुरक्षित बना रही है या चुपचाप गरीब? 50,000 रुपए की एसआईपी क्या 20 करोड़ बना सकती है? और रिटायरमेंट के लिए आखिर चाहिए कितना? 5 करोड़, 10 करोड़ या 20 करोड़? आज के इस खास पॉडकास्ट में हम इन सभी सवालों के ढूंढेंगे जवाब और जानेंगे कि वेल्थ क्रिएशन, कंपाउंडिंग, फायर, एसडब्ल्यूपी, एफडी के ट्रैप, बच्चे की फाइनेंशियल प्लानिंग, एचएनआईज की कॉमन इन्वेस्टमेंट मिस्टेक्स के बारे में। अगर आप कमाते हैं, बचाते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो ये बातचीत आपकी फाइनेंशियल थिंकिंग बदल सकती है, पैसे को देखने का आपका नज़रिया बदल सकती है। और आपके इस नज़रिए को बदलने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बेहद खास मेहमान, एक्सिस म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भावेश गर्ग, जिन्होंने जापान में इंजीनियरिंग से लेकर वेल्थ मैनेजमेंट तक का सक्सेसफुली सफ़र तय किया है और सैकड़ों लोगों की वेल्थ क्रिएशन में एक टॉर्च बियरर की भूमिका अदा की है। भावेश सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग हियर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी, इट्स माय प्लेजर टू बी ऑन योर शो सर। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आपकी जर्नी में थोड़ा सा पीक डाउन करना चाहूँगा मैं। जापान में आपने इंजीनियरिंग की, उसके बाद आप वेल्थ क्रिएशन तक का आपने सफ़र यहाँ पर तय किया है। और क्या चैलेंजेस थे, कितनी एक्साइटिंग जर्नी थी ये? सर मैं जस्ट करेक्ट करना चाहूँगा, इंजीनियरिंग मैंने हिंदुस्तान में की। मेरी पहली नौकरी ओके होंडा कार्स में लगी, जो एक जापानीज़ फर्म है। वहाँ से मुझे मौका मिला जापान जाने का। मैंने जापान में गया, मैंने उनके प्रोसेसेस सीखे, मैंने सीखा जापान में जापानियों की तरह रहकर उनका काम करने का क्या तरीका है, वो मैंने अपने अंदर इम्बाइब किया। 10 साल की मेरी कॉर्पोरेट लाइफ, 10 साल में बहुत कुछ सीखा, जापानीज़ फर्म से बहुत सारे एटिकेट सीखे। एंड 10 साल के बाद मुझे मौका मिला कि मैं वीआरएस ले सकता हूँ, मैं रिटायर हो सकता हूँ, क्योंकि मैं वो अपने नंबर पे पहुंच चुका था। तो ये मेरी जर्नी है। वो नंबर पे मैं कैसे पहुंचा, वो नंबर क्यों मुझे सही लगा, और उस नंबर पे पहुंचने के बाद अब मैं सब लोगों को उस नंबर पे पहुंचवाना चाहता हूँ सर। लेकिन सर, क्या आपको लगता है कि मतलब वेल्थ मैनेजमेंट तक की आपकी जो जर्नी रही है, ऑब्वियस बात है 10 साल में आपने काफ़ी कुछ यहाँ पर सीखा है, आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी मिस्टेक्स होती हैं इस जर्नी में जो वेल्थ क्रिएट करना चाह रहा होता है, इन्वेस्टर जो होता है यहाँ पर, क्या कॉमन मिस्टेक्स आपको लगती है, खासतौर पर इंडियन इन्वेस्टर्स की हम लोग यहाँ पर बात करें तो? सर सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि इंडियन इन्वेस्टर्स, ये एक ऐसा पर्सनल फाइनेंस एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमें ना स्कूलों में पढ़ाया जाता है ना कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। तो इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है कि लोग क्या करते हैं, लोगों की जब नौकरी लगती है तो दूसरों को देखते हैं, वो फोमो हो जाता है उनको, और वो कभी क्रिप्टो करने लग जाते हैं, कभी एफएनओ करने लग जाते हैं, कभी कोई अच्छा स्टॉक लगता है, कभी उनको लगता है कि 100 दिन में ये डबल हो जाएगा, ये ट्रिपल हो जाएगा, उसमें पैसा डाल लेते हैं। और सबसे बड़ी मिस्टेक मुझे लगता है जो लोग करते हैं अर्ली इन देयर करियर, 30 से 35 साल के बीच में, वो एक मकान, एक फ्लैट ले लेते हैं, जो कि मुझे लगता है जब वो स्टेबल हो जाए, जब उनका बच्चा हो जाए, जब उनको पता हो कि हाँ अब उनको मूव नहीं करना है, तब उनको लेना चाहिए। वो डिसीजन बहुत पहले ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो 10, 15, 20 साल, 30 साल सिर्फ बैंक के लिए काम करते हैं, उसकी ईएमआई के लिए काम करते हैं। ये सबसे बड़ा फाइनेंशियल मिस्टेक है, और मुझे लगता है ये गलतियां अगर लोग ना करेंगे तो शायद उनका फाइनेंशियल फ्यूचर, फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी हो सकती है, और एक अच्छी शुरुआत से वो जब शुरू करेंगे तो एक अच्छे कॉर्पस पे पहुंच सकते हैं। अच्छी शुरुआत की तरह बात करेंगे, अगर मान लीजिए कोई एक लाख रुपए कमाने वाला बंदा है यहाँ पर और एक 5 लाख रुपए कमाने वाला बंदा है, क्या आपको लगता है कि जो एक फंडामेंटल, जिसमें आपकी मेरी बात भी हुई थी कि 6 से 7 साल का जो हॉरिज़ॉन है वो कमाल का यहाँ पर हो सकता है अगर आप डिसिप्लिन वे में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें तो क्या 1 लाख वाला बंदा जो है वो 5 लाख रुपए वाले बंदे से ज़्यादा यहाँ पर कमाई कर सकता है या वेल्थ क्रिएट कर सकता है थ्रू एसआईपी या थ्रू एनी इन्वेस्टमेंट? सर बिल्कुल कर सकता है। मेरे 2 दोस्तों की ये कहानी है, मन्नू और दरिग, ये दोनों मेरे दोस्त हैं, और दोनों, एक बंदा नोएडा में रहता है, एक गुड़गांव में रहता है। दरिक गुड़गांव में रहता है और वो 5 लाख रुपए महीना कमाता है, बट अनफॉर्चुनेटली उसका खर्चा 4.5 लाख रुपए का है, और वो ज़्यादा पैसे बचा नहीं पाता और निवेश नहीं कर पाता। जहाँ की मन्नू की बात है, मन्नू अगर 1 लाख रुपए कमा रहा है तो वो 50,000 रुपए बचा रहा है, सेव कर रहा है और इन्वेस्ट कर रहा है। और मन्नू के साथ हमने जो उनका प्लानिंग किया है, हमने उनको ये बताया कि अगर वो सिर्फ 50,000 रुपए मंथली अगले 7 साल के लिए बचा लें, इन्वेस्ट कर दे,
एक एसआईपी में डाल दें। एसआईपी भी सिंपल एसआईपी नहीं, उड़ान एसआईपी। उड़ान एसआईपी क्या होती है? बेसिकली एक स्टेप अप एसआईपी होती है कि आपको हर साल 10% से अपनी एसआईपी को स्टेप अप करना है। तो 10% से अगर वो एसआईपी अपनी इंक्रीज करेगा अगले 7 साल में 50,000 रुपए की एसआईपी, उसके बाद 18 साल रुकेगा, तो आज वो अगर 30 साल का है तो 55 साल में 7.25 करोड़ रुपए होंगे सिर्फ 7 साल की निवेश जर्नी से। इतना मैजिकल है ये। 7 साल 50,000 रुपए की एसआईपी लगानी है, दैट्स इट। 18 साल का वेट एंड 7.25 करोड़ का कॉर्पस। ये तो कमाल का मतलब एक सिर्फ फैक्टर पता है, क्योंकि कई सारे लोग होते हैं कि मतलब जो एसआईपी होती है वो एक लंबे निवेश का नज़रिया होता है। 5-7 साल तो लोग कहते हैं कि मतलब जितने भी मैंने कई सारे एक्सपर्ट्स ऐसे बात की है, वो कहते हैं कि 5-7 साल जो होते हैं वो सिर्फ एनालाइज करने के आपके लिए होते हैं। इनकेस अगर वहाँ पर कोई म्यूचुअल फंड आपका परफॉर्म नहीं करे तो आप सिर्फ एनालाइज करिए 4-5 साल के आसपास, 6 साल के तक के, उसके बाद कम से कम 10 साल का नज़रिया दीजिए। लेकिन जो आपका जो यहाँ पर एक मैच जो आपने बताया यहाँ पर डिसिप्लिन वे में जिस तरीके से आप निवेश करने की यहाँ पर सलाह दे रहे हैं, 5-7 साल में अगर आप निवेश करते हैं तो आपको अच्छा कॉर्पस यहाँ पर रिटायरमेंट के लिहाज से भी यहाँ पर तैयार हो सकता है। सर इनकेस अगर वैसे क्या लगता है कि जो इंडियन जो लोग हैं यहाँ पर वो अपनी जो कमाई है वो तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है कि वो कमाना तो यहाँ पर आ गया है, लेकिन उसको सही जगह इन्वेस्ट करना, पैसे से पैसे को सही तरीके से बनाना, वो आपको लगता है कि क्या अभी थोड़ा सा यहाँ पर इंडियन इन्वेस्टर जो है वो थोड़ा सा चूक रहा है? मुझे लग रहा है सर, ऑफ कोर्स, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये पर्सनल फाइनेंस वाला टॉपिक हमारे कॉलेजेस में, स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता। Exactly. तो आज भी लोग इंडिया में शर्मा जी वर्मा जी को पूछ के पैसा लगाते हैं। लोग सैर पे जाते हैं, कहते हैं कि शर्मा जी आज मैंने रिलायंस का स्टॉक ले लिया है, क्या आप भी लेंगे? तो बेसिकली हमारे लिए फाइनेंस, स्टॉक्स और आईपीओ आज भी एक गैम्बल है, आज भी एक वो जुआ है। लोगों को लगता है कि यार काश ये लॉटरी लग जाए, 14,000 रुपये की लॉटरी लग जाए, नया शेयर हमें मिल जाए और वो रातों रात वो अमीर बन जाए। तो मुझे लगता है कि गलतियां बहुत करते हैं इंडियन निवेशक। एक डिसिप्लिन्ड, एक कंसिस्टेंट अप्रोच नहीं रखते। आप कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन से जब तक निवेश नहीं करेंगे, और एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए ना सर स्टॉक पिकिंग एक बहुत बहुत डिफिकल्ट काम है। मुझे लगता है कि उनको इंडेक्स फंड से चालू करना चाहिए, फिर एक्टिव फंड्स में जाना चाहिए, और एंड में जब उनके पास एक, मैं हमेशा 2 पोर्टफोलियोज की बातें करता हूँ, एक राहुल द्रविड़ पोर्टफोलियो, मतलब आपका एक कंसिस्टेंट पोर्टफोलियो विच इज योर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, और एक शाहिद अफरीदी बूम बूम पोर्टफोलियो, जो बेसिकली आपको पता है कि या तो आपको छक्का मारेगा या वो जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली जो आपका स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है, दैट इज लाइक अ शाहिद अफरीदी पोर्टफोलियो। तो आपके लिए स्टॉक पिकिंग ऑफकोर्स डिफिकल्ट है, बिकॉज आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, आपके पास टाइम भी नहीं है। तो जब आपके पास टाइम नहीं है तो आप इंडेक्स फंड से चालू कीजिए ना, गलतियां कम कीजिए, कंसिस्टेंट रहिए, डिसिप्लिन रहेंगे तो बहुत अच्छा पैसा बनेगा और एक अच्छी जर्नी भी रहेगी। टॉकिंग अबाउट डिसिप्लिन भावेश जी, मतलब कई सारे जो ट्रेडिशनल निवेशक होते हैं वो सोचते हैं कि एफडी इज़ द बेस्ट ऑप्शन, हमें ज़्यादा कोई रिस्क लेना नहीं है, हमें अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर मिल जाएंगे। मान लीजिए किसी ने 1 करोड़ की यहाँ पर एफडी की हुई है, क्या लग रहा है कि मतलब वो आगे चल के उतना वैल्यू ऐड कर पाएगा? इनकेस अगर 10 साल की बात करें या 15 साल की बात करें, क्या वो उतना वैल्यू ऐड कर पाएगा? क्योंकि उसमें रिस्क कम होता है, और एसआईपी में वो सोचते हैं कि भाई उसमें थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है, मार्केट वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, इसकी वजह से उनका कॉर्पस जो होगा हो सकता है कि शायद पूरा डायल्यूट ही हो जाए, मतलब जितना इन्वेस्ट करे शायद वो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी शायद ना बचे। क्या ये जो थॉट प्रोसेस है वो सही है? तो अभिषेक जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर किसी आदमी ने 1 करोड़ की एफडी की है तो साल के बाद उसको कितना ब्याज मिलेगा? 7 लाख, 5-6-7 लाख। 7 लाख मिला, 7 लाख के बाद टैक्स लगा तो हाथ में कितना आया? 3.5-4 लाख रुपए रहा। राइट। हमारे देश में इन्फ्लेशन कितनी है? 6%, 5-6%। 5-6%। तो बेसिकली उसका फायदा हुआ है, नुकसान हुआ? नुकसान तो है, नुकसान है, 2-3% का नुकसान है। बेसिकली 1 साल के बाद वो नेगेटिव पे ही जा रहे हैं। तो लोग ये नहीं समझते, अगर वो आज डेट फंड भी कर लेंगे, डेट फंड का क्या फायदा है सर? डेट फंड में बेसिकली अगर कोई निवेश करता है तो मार्केट से उसका कोई रिलेशन नहीं होता। मानिए आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो बॉन्ड्स में होगी, वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, वो टी बिल्स हैं, एक ऐसे बढ़िया पेपर्स हैं जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, और होराइजन भी आपका अगर छोटा है, लंबा है, जैसा भी है, उसके तरीके का आपको बॉन्ड लेना है और उसमें निवेश करना है। सबसे बढ़िया चीज़ क्या है इसमें? आपका टैक्स डिफर हो रहा है। आज अगर आप एफडी करते हैं तो अगर आपकी आज इनकम भी 40-50 या 80-90 लाख है, एफडी के इंटरेस्ट से आप एक सरचार्ज लिमिट से भी ऊपर जा रहे हैं, जिसमें आप एफडी के ब्याज पे भी सरचार्ज लगा रहे हैं और अपनी इनकम पे भी सरचार्ज लगा रहे हैं जब आप टैक्स भर रहे हैं। तो ये बेसिकली इट्स अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ वेल्थ डिस्ट्रक्शन। तो आप अपनी वेल्थ को ना प्रोटेक्ट कर रहे हो, ना ग्रो कर रहे हो, आप अपनी वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे हो एफडी में पैसा डाल के। क्योंकि बहुत सारे अल्ट्रा एचएनआईज यही गलती करते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम कम होता है और फाइनेंसेस उनको बहुत कॉम्प्लेक्स लगते हैं। उनको कोई एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर या एम्फी सर्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिलता, तो वो बैंक में सीधा एफडी करा के बंद कर देते हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप अपने टैक्स को डेफर कीजिए, डेट फंड में जाइए। उससे क्या आपको फायदा होगा कि लेटर ऑन जब भी आपको पैसा निकालना है तो आप उसको अपने शॉर्ट टर्म
गेन से, लॉसेस से भी उसको सेट ऑफ कर सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं अगर आप डेट फंड में रखते हैं तो। टैक्स हार्वेस्टिंग सॉर्ट ऑफ, मतलब ये पूरा टेक्निक उसी के ऊपर जी बेस्ड सर, है। टैक्स हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और अगर कोई बिजनेसमैन है तो जो बिजनेस में उसको लॉसेज हुए हैं शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, वो भी सेट ऑफ कर सकता है। तो इसलिए आप प्लीज टैक्स डेफर कीजिए, यू नेवर नो, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कम्स अप विद न्यू पॉलिसी जहां पे हमारा टैक्स अबॉलिश हो जाए और चेंज हो जाए और डेट फंड्स में टैक्सेस खत्म हो जाए, इक्विटी मार्केट में टैक्सेस खत्म हो जाए, सो यू कैन प्ले विद दैट। बट एफडी करेंगे तो पहले दिन से ही आपका टीडीएस तो कटेगा ही कटेगा ना। आप बिल्कुल टैक्स सही क्यों नहीं डेफर करा रहे? सर आपने बिजनेसमैन की बात की है, चनाइस की बात की, यहाँ पर डॉक्टर्स भी होते हैं, लॉयर्स भी होते हैं, वो भी ऐसा करते हैं कि मतलब काफ़ी पैसा इनके पास भी होता है और मोस्टली वो एफडीज में चले जाते हैं या फिर स्वीक अकाउंट्स में यहाँ पर पैसा अपना पार्क कर देते हैं। वो क्यों नहीं मतलब इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं, या फिर उनको क्यों ऐसे सिप हो गई आपकी म्यूचुअल फंड्स वगैरह हो गए, उसमें क्यों वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं? आपको क्या लगता है? सर देखिए, बड़ा क्लासिक एग्जांपल है, बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे सीनियर एडवोकेट्स, ये जितने भी बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं जिनकी ईयरली इनकम 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ है, इनके पास ना सर टाइम की कमी होती है। टाइम की कमी होती है, इनको जल्दी से जल्दी किसी पर ट्रस्ट नहीं होता। स्पेशली इन केस ऑफ डॉक्टर्स, उनकी इनकम थोड़ी लेट स्टार्ट होती है, 30-35 साल में उनकी इनकम स्टार्ट होती है। उसके बाद वो क्लिनिक बनाते हैं 40-42 की एज में, उसके बाद वो सडनली प्रॉपर्टीज खरीदना शुरू कर देते हैं। एक फाइनेंशियल एसेट का एक रेशियो होता है सर, उनके फाइनेंशियल एसेट का जो रेशियो है ना वो बिगड़ा हुआ होता है। उनमें ज्यादा इलिक्विड एसेट्स होते हैं, ज्यादा प्रॉपर्टीज होती हैं, और लिक्विड एसेट जो म्यूचुअल फंड्स हैं या आपके स्टॉक्स हैं वो बड़े कम होते हैं। और बहुत सारे डॉक्टर्स हमने देखा है स्टॉक पिकिंग करने लग जाते हैं, एफएनओ की तरफ चले जाते हैं, उनको एक कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते और उनकी इनकम इतनी अच्छी होती है। मेरे इतने सारे डॉक्टर्स क्लाइंट हैं जो हमें पूछते हैं मेरा नेटवर्थ 20 करोड़ का है, 30 करोड़ का है, स्टिल वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते बिकॉज उनके पास प्रॉपर्टीज बहुत हैं, अपना फाइनेंशियल एसेट रेशियो उन्होंने मेंटेन नहीं किया हुआ। तो मुझे लगता है सबसे पहले उनको ये करना चाहिए, अपना फाइनेंशियल एसेट रेशियो देखना चाहिए और जितनी इनकम उनकी डिस्पोजेबल हो उसका 40 से 50% उनको एक एसआईपी, एक कंसिस्टेंट अप्रोच से करना चाहिए और उड़ान एसआईपी करनी चाहिए, जिसमें आप 10% इंक्रीमेंट जरूर करें एसआईपी में। और इससे अगर आप ये करेंगे 10-15 साल में, आई बिलीव वेरी इजीली यू कैन बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। और ये लिक्विड पैसा आप आराम से यूज कर सकते हैं और एक अपना सेकंड इनकम, एक पैसिव इनकम बना सकते हैं। एक सोच लीजिए कि आपने एक डिफरेंट क्लिनिक बना लिया है जहां से आपको घर बैठे बैठाए इनकम आ रही है। उड़ान एसआईपी को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एक तो आपने स्टेप अप बताया, और स्टेप अप हो सकता है, और दूसरा ऑप्शन होता है कि या फिर एक नई एसआईपी आप नए म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर दें। दोनों में से आपको क्या लगता है कि बेटर क्या है यहाँ पर ऑप्शन एक तरह से? सर मैं तो ये कहता हूँ कि जितना प्रोसेस है, प्रोसेस ओरिएंटेड अगर आप चलेंगे, प्रोसेस ओरिएंटेड का मतलब ये है कि आज अगर आपने एसआईपी की, उसको पहले टाइम ही आप ऑर्डर दे दीजिए, इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि अगले साल 365 दिन खत्म होते ही ये 10% टॉपअप ऑटोमेटिकली हो जाए। सी, नया एसआईपी आपको खुद से लेना पड़ेगा, किसको क्या पता 366वें दिन में उसके पास टाइम हो नहीं हो, वो ऑर्डर लगा पाए ना लगा पाए। तो प्रोसेस ओरिएंटेड होना जरूरी है। ऑफ कोर्स अगर आप वो लगा सकते हैं तो दैट इज गुड। यू शुड ऑलवेज लुक आउट फॉर न्यू थीम्स, न्यू सेक्टर्स, या एक कोई ऐसा फंड जो उस टाइम का फंड है, आप उसमें भी पैसे लगा सकते हैं। बट मुझे लगता है कि अगर आप एक नॉर्मल फंड में भी जाके या इंडेक्स फंड में भी जाके एक स्टेप अप एसआईपी पहले से लगा देंगे, यू आर सॉर्टेड फॉर लाइफ। बट स्टेप अप एसआईपी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि 10 साल में कॉर्पस में दोनों में डिफरेंस बहुत हो जाता है, एक नॉर्मल एसआईपी और एक उड़ान एसआईपी में। सो वो बहुत जरूरी है। सर कई सारे आपने मतलब एक तरह से सेक्टर ऑफ ऑडियंसेस को भी यहाँ पर सिलेक्ट किया, उनके हर एक सेक्टर ऑफ ऑडियंस के लिहाज से आपने एक स्ट्रैटेजी बताई है। एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस होती है यहाँ पर, या फिर इन्वेस्टर के लिहाज से अगर देखा जाए, मर्चेंट नेवी के होते हैं, पायलट्स होते हैं, तो उनकी भी एक तरह से इरेगुलर इनकम होती है, लेकिन इनकम काफ़ी अच्छी होती है, मतलब अच्छा खासा वो कमाते हैं यहाँ पर। क्या लगता है आपको कि मतलब वो क्या गलती कर बैठते हैं इन केस अगर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर जब बात आती है यहाँ पर? तो सर सबसे पहले तो मैं एड्रेस करना चाहूँगा मर्चेंट नेवी एंड पायलट्स, जैसे कि आपने सही पूछा। मुझे लगता है कि एक ऐसी कैटेगरी ऑफ पीपल हैं हमारे देश में जिनके केवाईसी ही नहीं सही सर। म्यूचुअल फंड जब आप शुरू करते हैं तो एक केवाईसी बनाना ज़रूरी होता है, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मर्चेंट नेवी और पायलट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनका केवाईसी ही सही नहीं है। मर्चेंट नेवी वाले लोग, आपको पता है कि शिप पे रहते हैं 6 महीना, जब वो शिप पे रहते हैं तो वो एनआरआई बन जाते हैं। जब एनआरआई बनते हैं तो बेसिकली जब वो फॉर्म भरते हैं केवाईसी का, तो उसमें एनआरआई में ऑफकोर्स टिक करते हैं, तो वो पूछता है कंट्री ऑफ रेजिडेंस। तो जिस भी कंट्री के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, बीट चाइना, बीट यूएस से, उसको टिक कर देते हैं, विच इज़ रॉन्ग।
आपका कंट्री ऑफ रेजिडेंस इंडिया ही है और आपके लिए एक एक्सेप्शन होती है जो आपको सीडीसी डॉक्यूमेंट लगाना होता है, उससे आपका केवाईसी सेट होता है। और अगर आप मर्चेंट नेवी वाले लोग हैं, कैटेगरी में फॉल करते हैं और अगर आप ये शो देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो मेरी आपसे यही विनती है, तो आप प्लीज़ अपना केवाईसी सबसे पहले ठीक कराइए। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का केवाईसी रेजिडेंट में भी बना हुआ है, एनआरआई में भी बना हुआ है, बहुत सारे फोलियोज तक हैं सर। सेम गोज विद द पायलट्स, हमने देखे उनके कॉर्पस 8-8, 10-10, 20-20 करोड़ के बने हुए हैं। इतने मल्टीपल फोलियोज हैं, 50-100 फोलियोज बन जाते हैं। कोई फोलियो आरआई स्टेटस में है, कोई एनआरआई स्टेटस में है, केवाईसी अपडेटेड नहीं है, फोलियोज तक पड़े हुए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये मैं ऑडियंस को एड्रेस ज़रूर करना चाहता हूँ कि अगर आपके भी नोन में कोई मर्चेंट नेवी ऑफिसर या पायलट है, उनका केवाईसी स्टेटस अपडेट कराना ज़रूरी है, सो दैट ऑल द फोलियोज आर इन सिंक, आर इन लाइन एंड दे ग्रो विद एडिक्वेट टाइम एंड वो प्रॉपर आपका टैक्सेशन रहे। आपको पता है हमारा देश ऑर्गेनाइज हो रहा है, धीरे धीरे बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो लोगों को टाइमली अपडेट होना, सब चीज़ें सही रखना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए पेरेंट्स हैं और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में यहाँ पर सोच रहे हैं, 5-6 साल का पैसा उनके पास पड़ा हुआ है और 25 से 30 साल का उनका नज़रिया है, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर? एसआईपी के जरिए कैसे कर सकते हैं वो? तो सर एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट मैं आज आपको बताऊंगा। उड़ान एसआईपी से आप बच्चे के भविष्य के लिए कैसे 4 करोड़ रुपए जोड़ सकते हैं। सिर्फ 5-6 साल का अगर आपके पास पैसा है तो पेरेंट को क्या करना है, उनके बच्चे अगर छोटे हैं या पैदा हुए हैं या जितनी भी एज के हैं, उनको एक 30,000 रुपये मंथली का एसआईपी लगाना है। स्टेपअप एसआईपी, उड़ान एसआईपी लगाएंगे, हर साल 10% से इंक्रीमेंट होगा, 12-13% का हमारे पास रिटर्न आया। 6 साल में आपका पैसा खत्म, 6 साल आपने इन्वेस्ट किया, स्टॉप देयर। 18 साल के बाद या 17-19 साल के बाद आप जब बाद में उसके बाद आप अपने पोर्टफोलियो को देखेंगे तो 4 करोड़ रुपए जमा होंगे। तो बेसिकली इट्स अ प्रपोजल कि 6-7 साल निवेश किया, उसके बाद 18 साल वेट किया, तो टोटल आपका जो वेटिंग पीरियड होगा, टोटल कॉर्पस का टाइम हो गया, वो हो गया 25 साल। 25 साल में 4 करोड़ का कॉर्पस हो जाएगा। इट्स अ ब्यूटीफुल वे। जिनके पास सिर्फ 5-6 साल का पैसा है, 5-6 साल वो पैसा लगाना चाहते हैं, या आज वो अपने प्राइम में हैं या एज हो रहे हैं, तो उनको लगता है कि सिर्फ 5-6 साल ही वो निवेश कर सकते हैं, तो आप ऐसे ही निवेश कर सकते हैं। 30,000 रुपये मंथली का एसआईपी, 10% इंक्रीमेंट, 18 साल के बाद देखेंगे तो इतना पैसा हो जाएगा सर। 4 करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट है। 25 साल की उम्र में उनकी शादी हो सकती है, उनकी हायर एजुकेशन हो सकती है, बच्चे बिजनेस शुरू कर सकते हैं 4 करोड़ के अमाउंट से, कॉर्पस से, विच इज़ अ वेरी थिंग। लेकिन भाभी जी, सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना भी है, तो फिर वो भी क्लेम करती है कि ऑब्वियस बात है कि बेटों के लिहाज से बहुत बढ़िया योजना बनाई गई है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से अच्छा कॉर्पस तैयार हो सकता है। क्या लगता है कि वो सफिशिएंट नहीं है? मतलब पेरेंट्स जो हैं बच्चों के लिए इन केस अगर ये योजना ले रहे हैं तो यही जो मिथ है आज हमारे आपके चैनल पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आपको क्या लगता है एजुकेशन इन्फ्लेशन हमारे देश में कितना है? मेरे ख्याल से 11-12%। बिल्कुल सही। और सुकन्या समृद्धि योजना जो हमारे पीएम ने बनाई है, एक ऐसी योजना जिसमें गर्ल चाइल्ड की इन्वेस्टमेंट होती है, मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए कर सकते हैं और 21 साल में ये प्रोडक्ट मैच्योर होता है। उसमें कितना रिटर्न मिलता है, कितना इंटरेस्ट मिलता है? 7-8-9%। 8% मिलता है। बट आपका जो गोल है वो एजुकेशन करवाना है आपके बच्चे की। 11-12% का एजुकेशन इन्फ्लेशन और 8% का रिटर्न, ये तो बहुत सरासर नाइंसाफ़ी है। और मुझे लगता है कि आपको सुकन्या समृद्धि योजना क्यों चूज करनी है, जो कि आपका एजुकेशन इन्फ्लेशन ही बीट नहीं कर पा रही है। एक स्टोरी बताऊंगा सर। हमारे एक क्लाइंट आए थे, 5 साल की उनकी डॉटर थी, उन्होंने उस टाइम पे सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा डालना शुरू किया। डॉटर जब 21 साल की होगी तब उन्होंने सोचा कि पैसा निकल जाएगा, बट ये प्रोडक्ट 21 साल का है। 5 साल की डॉटर है, पैसा डालना शुरू किया, तो आपका ये जो पैसा मिलेगा आपको 26 साल में मिलेगा। 21 साल में आप कॉर्पस का, अगर कॉर्पस 100 रुपए हो गया, आप 50 रुपए ले सकते हैं, बट आप पूरा कॉर्पस विड्रॉ नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स अ लॉक इन प्रोडक्ट फॉर 21 ईयर्स। हमारे देश में क्या होता है, बच्चे बहुत जल्दी एनआरआई बन जाते हैं, ओवरसीज पढ़ने चले जाते हैं। अगर ओवरसीज पढ़ने चले जाएंगे तो आपने देखा होगा जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं, बीट पीपीएफ, बीट सुकन्या समृद्धि योजना, आप कंटिन्यू नहीं कर सकते अगर आप एक एनआरआई हैं। तो सबसे पहले मैं पेरेंट्स को, एचएनआई पेरेंट्स को ये बोलना चाहूंगा कि आप इतनी ज़्यादा रिटर्न भरते हैं, बच्चों के लिए इतना कुछ सोचते हैं, तो सुकन्या समृद्धि योजना में क्यों पैसे डाल रहे हैं? आपका बच्चा अगर एनआरआई भी बन जाएगा तो आप वो कंटिन्यू भी नहीं कर सकते, और ये 21 साल का लॉक इन प्रोडक्ट है। इससे बेहतर हमारे पास एक जो स्ट्रैटेजी है, जिसको हम एक गर्ल चाइल्ड स्ट्रैटेजी बोलते हैं या बॉय चाइल्ड स्ट्रैटेजी, बच्चे के नाम पे आप म्यूचुअल फंड खुलवाइए। 30,000 रुपये मंथली 6 साल के लिए आपको पार्क करना है। 30,000 मंथली एसआईपी फॉर 10% स्टेप अप डालना है हर साल। उड़ान एसआईपी लगानी है। उसके बाद 19 साल चुपचाप बैठ जाना है। 25 साल में ऑटोमेटिकली आपके बच्चे के कॉर्पस में 4-4.25 करोड़ का कॉर्पस हो जाएगा।
25 साल के बाद वो बहुत कुछ कर सकता है। या अगर आपका बच्चा आज 8 साल का है, 1 लाख रुपए मंथली की एसआईपी कीजिए, 18 साल की उम्र में उसके पास 2 करोड़ का कॉर्पस होगा। 2 करोड़ के कॉर्पस से एक हायर एजुकेशन और उसकी एक कॉलेज की जो नीड है, जो पैसा देना है, वो यूज हो सकता है। तो इसलिए आप प्लीज बच्चे के नाम पे जरूर एसआईपी कीजिए, सो दैट वो टैक्स इफेक्टिव भी हो और एक इमोशनल बायस हो। जब भी आपके पास वो चीज होएगी तो आप कभी भी लिक्विडिटी की नीड होगी तो आप बच्चे के कॉर्पस को कभी टच नहीं करेंगे। आप अपना म्यूचुअल फंड जरूर तोड़वा पाएंगे, बच्चे के कॉर्पस पे कभी मत नजर रखिए और जरूर बच्चे के नाम पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। सर यंग इन्वेस्टर्स की अगर यहाँ पर बात कर लेते हैं, 25 साल के इन्वेस्टर्स यहाँ पर हैं और इन केस अगर वो भी इसी फंडे पे चलते हैं, 5-6 साल तक के इन्वेस्ट करते हैं और बस उसी समय तक इन्वेस्टेड रहते हैं और मान लीजिए कि 50 साल की उम्र के रिटायरमेंट के लिहाज से अगर वो इस चीज़ को लेके चल रहे हैं, तब क्या लगता है कि ये सेम फंडा वहाँ पर अप्लाई हो सकता है? सेम फंडा से अप्लाई हो जाएगा। आपने बहुत बेहतरीन सवाल पूछा। 50,000 रुपये मंथली में किसी को भी बोलना चाहता हूँ वो सेव एंड इन्वेस्ट करे। 25 साल का आदमी, आजकल बहुत अच्छी अच्छी सैलरीज हैं। 50,000 रुपये मंथली को सेव एंड इन्वेस्ट करें, 7 साल के लिए लगाएं, ठीक है। वही उड़ान एसआईपी लगाएंगे, 10% इंक्रीमेंट होगी एवरी ईयर। 18 साल का वेट करेंगे जब वो एग्जैक्टली 50 साल के हो जाएंगे। टोटल होराइजन हो गया 25 साल का, जिसमें 7 साल निवेश किया, 18 साल वेट किया, 50 साल की उम्र में होगा 8.25 करोड़। 8.25 करोड़ का मतलब है आराम से 3-4 लाख रुपए मंथली एसडब्ल्यूपी वो ले सकते हैं और वो आराम से रिटायर हो सकते हैं। ये मैजिक है सर, 7 साल एक एसआईपी करना। आप अपने प्राइम में हो, पूरी जोर लगाओ, पूरी शिद्दत से, पूरी डिसिप्लिन से एसआईपी करते जाओ करते जाओ करते जाओ। नहीं करने का मन हो, रोक दो, वेट करो। कंपाउंडिंग के लिए आपको उतना टाइम तो देना ही पड़ेगा, 2 डेकेड्स तो देने ही पड़ेंगे, क्योंकि कंपाउंडिंग इज अ डेकेडल प्रोसेस। मेरे एक गुरु हैं, वो कहते हैं कि कंपाउंडिंग में 20 साल लगते हैं, बट इसको समझने में 25 साल लगता है। बहुत गहरा मतलब है। 20 साल कंपाउंडिंग को आने में लगते हैं, बट इसको समझने में कि कंपाउंडिंग को 20 साल लगते हैं, 25 साल लगते हैं। जितनी पहले समझ जाओगे उतना अच्छा आपका निवेश का करियर रहेगा, उतनी अच्छी आपकी जर्नी रहेगी और आराम से इस जर्नी को अपने एक पोर्टफोलियो बना पाएंगे और उसके बाद एसडब्ल्यूपी ले पाएंगे। बहुत गहरा मतलब है, आराम से समझिए। अर्ली टू अंडरस्टैंड, अर्ली टू ग्रो, मतलब मेरे ख्याल से ये फंडा यहाँ पर हो सकता है। और टॉकिंग अबाउट सर रिटायरमेंट, जैसे कि आपने बताया कि मतलब जैसे कि 50 साल का हम लोग ने एग्जांपल दिया है और कई सारे लोग सोचते हैं कि रिटायरमेंट के लिए इतना अमाउंट, एक्स अमाउंट बहुत अच्छा होता है। सोचते हैं कि 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ के आसपास वो सोचते हैं कि इतना अमाउंट सफिशिएंट होता है। अब क्या लगता है कि आपको एक फायर जो अमाउंट होता है वो कैसे कैलकुलेट कर सकता है रिटायरमेंट के लिहाज से? एक जो निवेशक है, 25 साल का निवेशक है या जो अबाउट टू रिटायर है, वो कैसे कैलकुलेट कर सकता है इसको? तो सर वही पर्सनल फाइनेंस की बात है। पर्सनल फाइनेंस में आपको बताना चाहूंगा, रिटायरमेंट इज नॉट अ एज, इट्स अ नंबर। आप जब भी उस नंबर पे पहुंच जाएंगे तो इट्स बेसिकली आपकी पैसिव इनकम आपके एक्टिव इनकम को क्रॉस कर देती है और उसके बाद आप अपना डिजायर से आप काम नहीं करते और आपको पैसा आता रहता है पैसिवली, जिसको आप इंजॉय कर सकते हैं। आपको काम करने की जरूरत नहीं होती। तो अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, किसी भी आदमी को अगर 2 करोड़, अगर 2 लाख रुपए मंथली चाहिए, हमेशा जब भी आप फायर नंबर या एक रिटायरमेंट की बात करो तो आपको हमेशा रिवर्स कैलकुलेशन करने की बहुत जरूरत होती है। कि अगर आज हम एग्जांपल ले लेते हैं, किसी आदमी को 2 लाख रुपए मंथली चाहिए, कंसिडरिंग कि उसके पास घर हो चुका है, बच्चे पढ़ चुके हैं, 2 लाख रुपए उसको मंथली बाद में चाहिए जब वो रिटायर हो चुका हो। 2 लाख रुपए की इनकम को हम मल्टीप्लाई करेंगे 300 गुना या 400 गुना। 300 गुना इज समथिंग विच इज वी से लीन फायर नंबर एंड 400 गुना वी से इट्स अ फैट फायर नंबर। तो समवेयर बिटवीन 300x to 400x विच इज लाइक इस केस में 6 से 8 करोड़ के बीच में। तो हम मान लेते हैं आप अगर कोई 25 साल का आदमी है, 2 लाख रुपए मंथली चाहता है विड्रॉल, तो उसको 6 से 8 करोड़ के बीच का कॉर्पस चाहिए। उसको पूरा करने के लिए उसको कुछ नहीं करना, जैसे कि मैंने आपको बताया था, 50,000 रुपए मंथली की एसआईपी लगाएगा तो आराम से उस कॉर्पस पे पहुंच सकता है और 6 से 8 करोड़ का कॉर्पस कर सकता है। एक बढ़िया बात बताता हूं सर, कोई 30 साल का भी अगर निवेशक है आपके चैनल पे, तो अगर वो एक 50,000 रुपए की एसआईपी लगाता है फॉर 20 ईयर्स, अगेन उड़ान एसआईपी लगाएंगे, 10% इंक्रीमेंट 20 साल में, 30 साल का आदमी आराम से 50,000 रुपए बचा सकता है। 20 साल की एसआईपी लगानी पड़ेगी, इंक्रीमेंट एसआईपी। 50 साल की उम्र में उसके पास 10 करोड़ होंगे। एंड वही अगर आपका कोई निवेशक ऐसा है आपके चैनल पे जो कि 40 साल का है, अगर वो आज 1 लाख रुपए मंथली सेव एंड इन्वेस्ट कर सकते हैं, 1 लाख रुपए मंथली की एसआईपी, अगेन उड़ान एसआईपी, 10% इंक्रीमेंट, 20 साल में 1 लाख रुपए की एसआईपी आपकी बन जाएगी 20 करोड़। दैट्स अ बिग नंबर, मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ा नंबर है। लेकिन सर इन्फ्लेशन के लिहाज से अगर देखें यस, और लाइफस्टाइल की भी अगर यहाँ पर बात करें, क्योंकि 1 लाख रुपए जो आज मंथली एक्सपेंसेस है, ऑब्वियस बात है कि कुछ साल बाद जाके अगर 20 साल की बात करें, वो 1 लाख रुपए मेरे ख्याल से मुश्किल से 5 या 10,000 रुपये ही रहेंगे। उसको कैसे कैलकुलेट कर सकता है इंसान, या उसके हिसाब से अगर कैलकुलेट करे
तो एसआईपी म्यूचुअल फंड में निवेश की रणनीति क्या हो सकती है इसमें? तो सर सबसे पहले तो आपको अगेन वही रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जैसे आप आज कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए आज खर्चा 20 साल के बाद कितना होगा, इसको कैलकुलेशन करने का एक सरल तरीका समझते हैं। इसको कहते हैं रूल ऑफ 70, रूल ऑफ 70। हम मान लेते हैं कि हमारे देश में इन्फ्लेशन, एवरेज इन्फ्लेशन 7% है। 70 से 7 को डिवाइड किया, मतलब 10 साल में पैसा आपका आधा हो रहा है। तो मतलब 10 साल में 1 लाख रुपए की वैल्यू 50,000, वही 20 साल में 50 की वैल्यू 25। तो आज अगर 1 लाख रुपए की आपकी वो है परचेजिंग पावर, 20 साल के बाद वो रह जाएगी सिर्फ 25,000 रुपए। राइट। तो आपको हमेशा ऐसे रिवर्स कैलकुलेशन देखना है। और जो मैंने आपको बताया, हमेशा एक रणनीति से आप चलिए, वो रणनीति हमेशा आपकी उड़ान एसआईपी होती है कि जब भी आप एसआईपी करें, इन्फ्लेशन से बचने के लिए आपकी एसआईपी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। और उस इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन एसआईपी लगाने का एक ही तरीका है कि आप 10, 11, 12% से उसको हर साल टॉपअप करें। अगर आप वो टॉपअप नहीं करेंगे तो आपकी एसआईपी का जो अमाउंट है वो इन्फ्लेशन से थोड़ा पीछे हट जाएगा और आपका जो फाइनल कॉर्पस है वो आधा रह जाएगा, इन्फ्लेशन से मात खा जाएगा। ऑब्वियसली बात है यहाँ पर अगर देखा जाए। सर लेकिन क्या लगता है कि हम लोग ऑब्वियसली बात है, जब कॉर्पस कोई तैयार करता है अपना, मतलब जब प्लानिंग करता है, सोचता है कि कॉर्पस 1 करोड़ 2 करोड़ का हो जाएगा यहाँ पर, क्या करोड़पति बनना ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पर, या फिर करोड़पति बनकर उसी 1 करोड़ या 2 करोड़ से जो सैलरी के तौर पे पैसा मंथली निकालना वो यहाँ पर ज़्यादा मुश्किल रहेगा? तो मुझे लगता है सर हमेशा इस जर्नी में ना पहला करोड़ सबसे टफ होता है। हाँ। पहला करोड़ सबसे टफ है। अगर 1 करोड़, पहला करोड़ आपका हिट हो जाता है ना, 1 करोड़ बनाने के बाद आपको, आप बिलीव नहीं करोगे, 1 करोड़, पहला 1 करोड़ टच करने के बाद आपको बाकी सारे जो करोड़ है ना वो इतनी जल्दी और इतनी आसानी से आ जाते हैं कि आप कभी भी सोच नहीं पाएंगे। तो इसलिए आप सबसे पहले, आपकी रणनीति यही होनी चाहिए कि आप शुरू कीजिए और पहला करोड़ बनाइए। क्योंकि जब पहला करोड़ बन जाएगा ना, उससे बाकी आने वाले जो करोड़ है ना वो ईजी हो जाएगा। और एक बारी वो सारे करोड़ आ गए, उसके बाद आपको एक एसडब्ल्यूपी की स्ट्रैटेजी लगानी है। और एसडब्ल्यूपी की स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल होती है। एसडब्ल्यूपी के हमेशा एक 3 कंपोनेंट आपने रखने हैं। Right. पहला कंपोनेंट होता है इनकम कंपोनेंट, जिसको आपको लिक्विड रखना है, चाहे वो डेट फंड में रखिए, चाहे आप वो आर्बिट्रेज फंड में रखिए। दूसरा कंपोनेंट जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ कंपोनेंट, उसको आपको मिड सेगमेंट में रखना है, हाइब्रिड फंड्स में रखिए, मल्टी एसेट फंड्स में रखिए। आजकल गोल्ड सिल्वर की बहुत अच्छी ग्रोथ है। एंड फाइनल कंपोनेंट आपका जो होगा वो आपका एक लेगेसी कंपोनेंट होता है। ये ऐसा कंपोनेंट है जो कि इन्फ्लेशन को भी बीट करेगा, जो कि बहुत अच्छी रिटर्न देगा, मार्केट के साथ रिटर्न देगा या उससे ज़्यादा भी देगा। उसमें मैं रेकमेंड करूंगा आप फ्लेक्सी, मिड, स्मॉल, मल्टी कैप, ये सारी कैटेगरी के फंड्स डालिए और बैलेंस ऐसा पोर्टफोलियो बनाइए एसडब्ल्यूपी के लिए, सो दैट जब ये तीनों कंपोनेंट होंगे तो आप का एक बैलेंस्ड पूरा अप्रोच रहेगा और आप आराम से पैसे भी विड्रॉ कर सकते हैं और आपका एक कॉर्पस जो है वो बहुत लंबी अवधि तक चल सकता है। राइट स्ट्रैटेजी है वो, मेरे ख्याल से इसको अपनाना चाहिए। क्योंकि इन केस अगर आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से यहाँ पर देख रहे हैं तो फिर मुझे लगता है कि इससे बेटर रणनीति यहाँ पर नहीं हो सकती। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद ऑब्वियसली बात है कि आप सैलरी के तौर पे उसको विड्रॉ करेंगे, लेकिन जो सर ने यहाँ पर रणनीति बताई है यहाँ पर, उसके हिसाब से आप चलेंगे तो मेरे ख्याल से आपका जो गोल है वो भी अचीव यहाँ पर हो जाएगा। सर म्यूचुअल फंड और पीएमएस के बीच में एक और कैटेगरी आई है एसआईएफ की, और ऑब्वियस बात की जो एंट्री पॉइंट है इसका 10 लाख रुपए के आसपास है। एसआईएफ एक्चुअली होता क्या है, और जो 10 लाख रुपए से ज़्यादा लोग कमा रहे हैं यहाँ पर, उनके लिए ये जानना कितना ज़्यादा ज़रूरी है आपको लगता है? तो सर आपने आईपीएल देखा होगा ज़रूर। राइट। आईपीएल में एक कैटेगरी होती है प्लेयर की जिसको बोलते हैं इम्पैक्ट प्लेयर। तो एसआईएफ आपके पोर्टफोलियो का इम्पैक्ट प्लेयर है। आपको ये समझना है कि एसआईएफ इज इक्वल टू इम्पैक्ट प्लेयर, कि जो कि जब आपको जरूरत हो बैटिंग करने की बैटिंग कर ले, जब उसको जरूरत हो बॉलिंग करने की तो बॉलिंग कर ले। सो इट्स अ स्ट्रैटेजी जिसमें डेरिवेटिव्स यूज होते हैं। डेरिवेटिव्स को यूज करके अटैकिंग भी कर सकता है, डिफेंसिव का डिफेंसिव भी हो सकता है। तो मोटा मोटी 3 कैटेगरीज हैं सर, एक डेट की कैटेगरी, एक हाइब्रिड की कैटेगरी और एक इक्विटी की कैटेगरी। बेसिकली म्यूचुअल फंड्स आर ओनली लॉन्ग ओनली फंड्स। बेसिकली फंड मैनेजर पहले स्टॉक्स को खरीदता है, ऊपर हो जाते हैं तो सेल कर देता है। एसआईएफ एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें डेरिवेटिव्स इंक्लूड हैं, जिसमें लॉन्ग ओनली भी है, शॉर्ट भी कर सकता है। तो 25% वो शॉर्ट भी कर सकता है। तो डेरिवेटिव है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी है, बट एक ऐसी स्ट्रैटेजी बन चुकी है कैटेगरी जिसमें 20-25 हज़ार करोड़ ऑलरेडी आ चुका है। पिछले 8-9 महीने में अगर आपने देखा होगा, जब मार्केट की रिटर्न्स भी नहीं आ रही थी तब भी एसआईएफ्स के रिटर्न्स अच्छे आ रहे थे, बिकॉज टैक्स एफिशिएंट है। टैक्स एफिशिएंट के साथ साथ आपका जब पैसा लगता है डिफेंसिव कैटेगरी में, आपका 9 से 10% का रिटर्न अगर आ रहा है, तो मुझे लगता है अगर आपके पोर्टफोलियोज 2-3 करोड़ के हैं तो आपको 10-20% जरूर एसआईएफ में लगाना चाहिए। एसआईएफ इज अ सुपर्ब कैटेगरी जिसमें आप पैसा रखेंगे तो आपका पैसा ग्रो भी होगा और टैक्स इफेक्टिवली आप उसको मैनेज भी कर सकते हैं और आपके टैक्सेबिलिटी भी कम हो सकती है। भाभी जी, मान लीजिए कि एक मेरे पास कई सारे सवाल वैसे आते हैं, उसमें कई यंग इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो कि अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहते हैं।
एक आया था 30 साल का लड़का था, वो कहता कि मुझे 45 साल में यहाँ पर रिटायर हो जाना है, अर्ली रिटायरमेंट लेना है मुझे, और उसके लिए मैं क्या रणनीति बना सकता हूँ। आपके थॉट प्रोसेस में क्या लगता है कि ऐसी क्या स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है, अर्ली रिटायरमेंट मिल जाए और कॉर्पस भी बढ़िया तैयार हो जाए? तो सर ये तो रैट रेस है और बहुत सारे लोग आज यंग इन्वेस्टर्स हमारे ये रैट रेस को क्विट करना चाहते हैं। अगर आप भी कॉर्पोरेट लाइफ को अपनी क्विट करना चाहते हैं, आपके पास 10 साल का समय है या 15 साल का समय है, इस केस में अगर आप 1 लाख रुपए सेव और इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी वही है सर, एसआईपी लगानी है 1 लाख रुपए मंथली, 10% से स्टेप अप करना है, उड़ान एसआईपी करनी है। 15 साल में आराम से आपके पास 7-8 करोड़ का कॉर्पस हो जाना चाहिए और इसके साथ साथ आपके पास पीएफ भी होगा, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, तो आप आराम से 10 करोड़ के नंबर पे पहुंच सकते हैं। मुझे लगता है 10 करोड़ का नंबर एक मिलियनियर नंबर है, $1 मिलियन बहुत अच्छा एक अमाउंट है। अगर आप वो अचीव कर लेते हैं, एक अच्छा फायर नंबर है इंडिया में 10 करोड़ पहुंच के आराम से उसके बाद लाइफ जीने का। बिकॉज 45 पे आप काम करना तो नहीं शायद बंद करेंगे, कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ देंगे, एक गिग कर लेंगे, एक स्टिंट कर लेंगे, छोटा सा कोई और दूसरा काम कर लेंगे। पैसे के लिए आपको काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पैसिव इनकम आपके पास 3-4 लाख रुपए मंथली आनी शुरू हो जाएगी। तो आपको सुबह उठ के बॉस का डांट नहीं सुननी है, अब ऑफिस नहीं जाना है, आपको आराम से चिल करना है घर पे। जो भी आपको प्यार से, आपको जो भी काम करना पसंद है वो आप कर सकते हैं। और आज आपको बट पूरी शिद्दत से, डिसिप्लिन से 1 लाख रुपए या 80,000 रुपए की मंथली एसआईपी करनी पड़ेगी, तब जाके आप एक अच्छा कॉर्पस बना सकते हैं और अपने कॉर्पोरेट लाइफ को क्विट कर सकते हैं। सर, रिटायरमेंट का एक सवाल मेरे पास और आया है कि और हम लोग जब यहाँ पर अपने शो करते हैं तो वहाँ पर कई सारे होते हैं जो कि ऑलमोस्ट रिटायरमेंट की कगार पे हैं, लेकिन उनके गोल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। मतलब कॉर्पस ऑब्वियस बात है कि करोड़ों में होते हैं। मान लीजिए कि एक 40 साल का आदमी है और अगले 20 साल में वो सोच रहा है कि मुझे 20 करोड़ रुपए का कॉर्पस मुझे तैयार करना है। क्या वो पॉसिबल है थियोरेटिकली या प्रैक्टिकली? तो सर आपको याद होगा पिछले 5-6 महीने पहले किसी ने एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने बताया था कि हमारा हिंदुस्तान में अगर किसी को रिटायर होना तो 40 करोड़ चाहिए। तो बहुत सारा डिस्कशन का वो विषय बना था। मुझे लगता है 40 करोड़ बहुत एक बड़ा फिगर है और 40 करोड़ पे तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 20 करोड़ भी पहुंचना चाहते हैं तो 40 साल का कोई निवेशक ये शो को देख रहा है तो मैं बहुत सिंपल एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ। आपको 1 लाख रुपए मंथली सेव एंड इन्वेस्ट करना है, एंड अगेन स्टेप अप एसआईपी जिसको हम उड़ान एसआईपी बोलते हैं उसमें लगाना है। 20 साल अगर आप ये पूरी शिद्दत डिसिप्लिन से करेंगे तो आपकी 1 लाख रुपए की एसआईपी विच इज़ अ स्टेप अप एसआईपी 20 साल में आपको 20 करोड़ दे देगी। जब आपके पास ये 20 करोड़ का कॉर्पस बन गया तब आप आराम से 7-8 लाख रुपए मंथली विड्रॉल ले सकते हैं। और मुझे लगता है कि 7-8 लाख रुपए मंथली इस देश में आप आराम से कुछ भी अपनी लग्जूरियस लाइफ जी सकते हैं और सारा कुछ कर सकते हैं। चलिए, लग्जूरियस लाइफ मैं भी जीना चाहता हूँ। और भाभी जी, अगर मान लीजिए कि अगर मैं आपको 1 करोड़ रुपये दे दूँ, ठीक है, करिए, चलिए ठीक है, मेरा एक वेल्थ क्रिएट करिए आप, और मैं आपको गोल भी नहीं बताता अपना, तो क्या आपकी पहली चीज़, पहली प्राथमिकता क्या होगी? मेरे वेल्थ क्रिएशन के लिए पहला स्टेप क्या होगा? और लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपको क्या लगता है कि 1 करोड़ रुपये कितने में कन्वर्ट हो सकता है? तो सर बड़ी सिंपल सी स्ट्रैटेजी होती है। मेरी 35 साल की उम्र है। 35 साल की आपकी उम्र है। सबसे सिंपल, सबसे पहली चीज़ होती है कि हम आपका सबसे पहले चेक करते हैं कि आपके पास हिप है कि नहीं। हिप का मतलब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है कि नहीं। बिकॉज आज हिंदुस्तान में बहुत सारे युवा, बहुत सारे लोग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेते हैं, तो दे जस्ट हॉस्पिटलाइजेशन अवे फ्रॉम बैंक्रप्सी। एक हॉस्पिटलाइजेशन होगी और वो बैंक्रप्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी जरूरी है। 10,000 रुपये साल का, अगर मैं आज आपको बोलूं कि मैं आज आपका वेल विशर हूं, 10,000 रुपये साल का आपको लूंगा और आपको बोलूंगा कि जितने साल तक आप जियोगे, आपका जितना भी हॉस्पिटल का खर्च होगा मैं भरूंगा। आपको अच्छा लगेगा नहीं? तो 10,000 रुपये साल का, 1,000 रुपये मंथली क्यों नहीं लेते? दूसरी चीज, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। टिप होनी बहुत जरूरी है। टर्म इंश्योरेंस इसलिए, अगर मैं आज आपका वेल विशर हूं, मैं आपको बोलूं कि आपको सिर्फ 20,000 रुपये सालाना देना है, 1,500-2,000 रुपये मंथली। आपको अगर कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा और उनको बताऊंगा कि इस 1 करोड़ रुपए से कैसे आगे का पैसा बनाना है और कैसे ग्रो करना है। तो टिप, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज आपने बताई, आप 35 साल के हैं, आप मुझे 1 करोड़ रुपए देंगे, तो सबसे पहले एक इमरजेंसी कॉर्पस बनाएंगे आपका। ठीक है, अगर आप 1 लाख रुपए मंथली कमा रहे हैं तो आपको 6 महीने या 12 महीने मतलब 12 लाख रुपए तक का इमरजेंसी कॉर्पस लगाएंगे। और अगर आपका हाउस ले रखा है, शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए 30-40 लाख रुपए रखेंगे। लॉन्ग टर्म, जो मैं हमेशा कहता हूं कि आपका एक वो कॉर्पस होगा, उसके लिए 50-60 लाख रुपए रखेंगे, जिससे एक आपका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बने, जिसमें शॉर्ट टर्म गोल्स भी कवर हो, आपकी इमरजेंसी लिक्विडिटी नीड्स भी कवर हो, और आपका जो लॉन्ग टर्म का कॉर्पस है, जो बास्केट है लॉन्ग टर्म वाली, उसको हम कभी ना टच करें और उसको जितनी तेजी से हम ग्रो करवाएं
तो करवाते रहें, सो दैट आप आराम से जब 50 साल के हों तब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं। और मुझे लगता है कि 6 साल में आप पैसा डबल अगर हो जाएगा आपका, तो हम जो कहते हैं कि 6 साल में 12% के रूल से, रूल ऑफ 72 डिवाइड बाई 12, 6 ईयर्स इट टेक्स टू गेट योर मनी डबल। तो 1 करोड़ हुआ 2 करोड़, 12वें साल में ये हुआ 4 करोड़, 18वें साल में ये हुआ 16 करोड़। चलिए 1 करोड़ तो नहीं है सर मेरे पास अभी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि शुरुआत में कुछ 10,000 रुपये दूंगा, उसके बाद आप उसको मैनेज करके बताइएगा मुझे। लेकिन भाभी सर क्या लगता है कि हम लोग म्यूचुअल फंड से काफ़ी यहाँ पर बात कर रहे हैं, कई सारे क्लाइंट्स आपके पास आते होंगे, ऐसे कौन से मिथ्स हैं जो आपको लगता है कि बहुत कॉमन है, मतलब म्यूचुअल फंड जो आपके इन्वेस्टर्स होते हैं उनके दिमाग में ऐसे मिथ्स हैं जिनको वाकई में थोड़ा सा क्लियर आउट करना बहुत ज़रूरी है? सर हमारे देश में ना जो इक्विटी कल्चर है ना, इक्विटी कल्चर बेसिकली ये बड़ी निराशा की बात है कि इक्विटी कल्चर हमारे देश में कभी डेवलप ही नहीं हुआ। बहुत सारे डार्क फेजेस आए हैं, 92, 2000 का क्रैश, 2008 का यूएसए का क्रैश। तो उसमें जब लोगों के जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं ना, उन्होंने अपनी फैमिलीज में ये बता दिया है कि कोई भी स्टॉक मार्केट के नज़दीक भी ना जाए। तो उससे क्या हुआ है ना, कभी भी हमारे देश में इक्विटी कल्चर कभी डेवलप नहीं हो पाया। तो लोगों को आज भी ये लगता है कि म्यूचुअल फंड में वो आएंगे, पैसा डूब सकता है। और हमेशा आपने एम्फी ने मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक कैंपेन किया है कि म्यूचुअल फंड सही है, का कितना अच्छा कैंपेन कर दिया है। महेंद्र सिंह धोनी हो, सचिन तेंदुलकर हो, सब लोग म्यूचुअल फंड सही है, कितना अच्छा कैंपेन बनाया है। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी दिक्कत जो लोगों को ये लगती है कि इक्विटी कल्चर जब तक नहीं आता है ना लोगों को, और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने की जब तक आदत नहीं पड़ती है लोगों को, तब लोगों की जो जर्नी है वो जो स्मूथ नहीं रहती, उसके कारण इट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम कि लोगों की जो जर्नी स्मूथ नहीं रहेगी ना, तो उनको मज़ा नहीं आएगा और वो इंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये राइड वॉलेटाइल है, ये राइड थोड़ी टफ है। अगर आप इस राइड को अच्छे से एक किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद से अच्छे से अगर जी पाएँ, अगर उस वॉलेटिलिटी का मज़ा ले पाएँ, तो आपकी जर्नी भी स्मूथ होगी और एक अच्छा आपका कॉर्पस भी बन जाएगा। तो ये मिथ्स जो हैं यहाँ पर थोड़े से इनको भी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, और जो स्ट्रैटेजीज़ यहाँ पर भावेश सर ने बताई है, मुझे लगता है कि उससे बेटर स्ट्रैटेजी मेरे ख्याल से और को बता नहीं सकता, क्योंकि बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से उन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं। भावेश सर, थैंक यू सो मच आज के इस पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच सर, प्लेजर वॉज ऑल माइन एंड थैंक यू सो मच। तो आज की बातचीत से एक बात साफ है कि सिर्फ ज़्यादा कमाना वेल्थ क्रिएशन नहीं है, असली खेल है सही प्लानिंग, डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग, टैक्स एफिशिएंसी और कंपाउंडिंग को यहाँ पर समय देना बेहद ज़रूरी है। चाहे आपके पास 10 लाख रुपए हों, 1 करोड़ रुपए हों, या आप आज ही अपनी पहली SIP शुरू कर रहे हो, सवाल रकम का नहीं है, स्ट्रैटेजी का है। भावेश गर्ग जी ने बताया है कि FD, SIP, SWP, फायर और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को कैसे सही नज़रिए से यहाँ पर देखा जाए। अगर इस पॉडकास्ट ने आपकी फाइनेंशियल थिंकिंग बदली है तो इसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि सही फाइनेंशियल डिसीजन आज छोटा लग सकता है, लेकिन 20 साल बाद वहीं आपकी ज़िंदगी जो है वो बदल सकता है। बाकी ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। जल्दी मिलेंगे किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।